एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो। इसी के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें आपने 8 से 14 जनवरी तक जो भी करंट अफेयर्स कवर किए हैं, डेली करंट अफेयर सेशन आपके होते हैं, तो उसकी एक रिवीजन लेंगे। यहाँ पर कैटेगरी वाइज रिवीजन होगी और साथ ही साथ सेशन के एंड में हम एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। शुरू करते हैं इस सेशन को, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। यूजुअली एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि रिवीजन सेशन जो है वो एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है जो भी आप डेली कर रहे हो। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, रिवीजन लेक्चर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता डेली सीए का। आप डेली सीए आपको डेली करना ही पड़ेगा और उसके साथ एड ऑन में ये रिवीजन करेंगे। सो वो रिवीजन होती जाएगी और प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। सो वीक 2 से जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं उस हफ्ते के, वो हम एक साथ टैप करते हैं और इस पर्टिकुलर सेशन में फिर उसको डिस्कस करते हैं। सेशन की पीडीएफ जो है वो आपको perchamclasses.in पर मिल जाएगी। तो मंथली करंट अफेयर मैगजीन, वीकली जो है वो आप perchamclasses.in से आप ले सकते हो। डेली जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो उसका पीडीएफ आपको परचम का जो चैनल है टेलीग्राम पर, वहाँ पर भी अवेलेबल होता है। और पीडीएफ बैंक जिन्होंने लिया हुआ है या जिन्होंने करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन ले रखा है ऑफ 2024 परचम ऐप से, तो वहाँ पर हर एक पीडीएफ वीकली, मंथली, डेली वहाँ ऐड होती रहती है। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, टेलीग्राम चैनल का, सारी प्लेलिस्ट का, तो परचम क्लासेस का, तो आप उसको रेफर कर सकते हो फिर फॉर ऑल योर कंटेंट। ठीक है। अच्छा, 15 जनवरी को करंट अफेयर्स ईयर बुक जो है, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स जो है वो होंगे, ये ई बुक लॉन्च करी जाएगी 15 जनवरी को। ठीक है, तो मतलब कि आज ही ये बुक लॉन्च हो गई। अब यहाँ पर एक और बात, किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग, तो आप परचम क्लासेस को कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें ये आपके पास जीमेल आईडी है perchamclasses06@gmail.com नंबर है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी हो चाहिए हो। सो दिस इज द हेल्पलाइन फॉर यू। शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि पिछले हफ्ते में जो जो इंपॉर्टेंट डेज न्यूज में रहे हैं। एक 9 जनवरी, फिर 10 जनवरी। 9 जनवरी को क्या होता है? प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे। जो भी ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी है उनका कंट्रीब्यूशन जो रहा है उसको मार्क करने के लिए इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, सो वी हैव दिस प्रवासी भारतीय दिवस। और अगर थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में चले जाए तो इट ऑल्सो मार्क्स महात्मा गांधी का रिटर्न हुआ था 1915 में इंडिया से साउथ अफ्रीका से इंडिया। सो इट मार्क्स महात्मा गांधी इज रिटर्न टू इंडिया ऑल्सो फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सो प्रवासी भारतीय दिवस होता है 9 जनवरी को, और 2003 से ये सिंस 2003 ये दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है। फिर अगले दिन 10 जनवरी को होता है वर्ल्ड हिंदी डे। इसकी थीम क्या थी इस बार? हिंदी, ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 10 जनवरी 1975, ये आप याद रख सकते हो तारीख। पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पर? महाराष्ट्र में, नागपुर के अंदर। और सिंस 2006 वी आर ऑब्जर्विंग वर्ल्ड हिंदी डे। आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में ये बताना, थोड़ा सा पॉलिटी पे चलते हैं, और कौन सा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है विद द लैंग्वेजेस, ये आप मुझे बताओगे। अच्छा, मैं एक और होमवर्क देती हूँ आपको। क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा शेड्यूल है दैट डील्स विद लैंग्वेजेस, और उसके बाद क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है वो भी आप बताओगे। आगे बढ़ते हैं। 11 से 7 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल रोड सेफ्टी वीक, और इस बार की थीम थी बी अ रोड सेफ्टी हीरो। 12 जनवरी को होता है आपका दिन, यानी कि यूथ डे। ये होती है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। 10 से 18 जनवरी ये जो पूरा वीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड एज स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। कौन ऑर्गेनाइज करता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। फुल फॉर्म याद रख लिया करो। 14 जनवरी को क्या होता है? आर्म फोर्सेस वेटरन डे। इसको पहले बोला जाता था आर्मस्टिस डे। सो जिन्होंने भी अपनी हु हैज सर्व फॉर द नेशन, ऐसे वेटरन्स को, उनको ऑनर करने के लिए, उनके सेक्रीफाइस को ऑनर करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट होता है। और पहली बार इट वाज ऑन दिस डे 1953 की वो बात है कि जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ है ऑफ इंडियन आर्मी, फील्ड मार्शल KM कैरप्पा, रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस 1953। इसी दिन ये हुआ था। 2016 से फिर आर्म फोर्सेस वेटरन डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है जी।
अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं पिछले हफ्ते क्या क्या इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में रहा है। आप एक नाम ध्यान में रखना, इंदिरामणि पांडे, एम्बेसडर इंदिरामणि पांडे। अगर आपसे पूछा जाए कि हु टुक रोल एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक, एम्बेसडर इंदिरामणि पांडे जी। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तेंजिन लेकपाल ऑफ भूटान। अब आप मुझे कमेंट को, मैं ना ये जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना, वो आपकी रिवीजन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। हर चीज़ स्पून फीडिंग नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा आपको भी पार्टिसिपेट करना रहेगा। तो आप मुझे बिम्स्टेक में कितनी मेंबर कंट्रीज है वो बताना। मैंने इसके लिए आपको एक निमोनिक्स भी दिया था, अगर आपने जो प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स में हमने रिवीजन भी करी थी, बिम्स्टेक न्यूज़ में भी रहा है। तो बिम्स्टेक की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, ठीक है। रश्मिका शुक्ला, मैंने होमवर्क दिया था आपको लास्ट टाइम। रश्मिका शुक्ला बन गई है महाराष्ट्र फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो 4 ऑप्शंस आएंगे आपके पास। हु अमंग दी फॉलोइंग इज फर्स्ट विमेन डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र? रश्मिका शुक्ला जी नाम है उनका। सीनियर आईएएस ऑफिसर विकास शी को अपॉइंट किया गया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स। नाम क्या है? सीनियर आईएएस ऑफिसर है विकास शी। इनकी तस्वीर आप देख लीजिए। इनका नाम है सेंथिल पांडियन सी, जिन्हें जो कि होंगी इंडिया की नेक्स्ट एम्बेसडर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। 31 मार्च 2024 को ब्रजेंद्र नवनीत जी का टेन्योर एज इंडियाज एम्बेसडर टू WTO वो एंड हो रहा है, और नेक्स्ट एम्बेसडर कौन होगी? सेंथिल पांडियन सी। WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर। फ्रांस के न्यू प्राइम मिनिस्टर का नाम गैब्रियल अटल, 34 एज है, यंगेस्ट है, फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर है इन दी मॉडर्न फ्रेंच हिस्ट्री। प्राइम मिनिस्टर कौन है? भूटान के शेरिंग तोब्गे। सो भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे बन गए हैं भूटान के प्राइम मिनिस्टर फॉर दी सेकेंड टाइम, दूसरी बार, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। किन्हें एक नाम है, द वन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज यूपीएससी मेंबर, शील वर्धन सिंह उनका नाम है। बेसिकली यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं, इट कैन हैव यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन हैव मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? 10 मेंबर्स, जिन्हें कि अपॉइंट किया जाता है कितने सालों के लिए? 6 साल के लिए, या फिर until they attain the age of 65 एज हो तो, and या फिर for the term of 6 years. So each is appointed for a term of 6 years और until they attain the age of 65. तो ये आप 6 और 65 वाला कॉम्बिनेशन ऐसे याद रख सकते हो। बुक्स एंड ऑथर पे चलते हैं। इस हफ्ते जो भी बुक्स एंड ऑथर्स न्यूज़ में रहे हैं वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जुलाई से दिसंबर 2023 की जो हेडलाइंस हैं, सारी कैटेगरी वाइज हेडलाइंस के थ्रू जिन्होंने पढ़ना हो तो वो सारी आप रिवीजन कर सकते हो। ये सीए रफ्तार अवेलेबल है परचम ऐप पर भी और परचम की वेबसाइट पे भी, जिसमें कैटेगरी वाइज पूरे 6 महीने की सारी हेडलाइंस कवर करी हुई है सीए रफ्तार के अंदर, ठीक है। सवाल, कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम एमसीक्यूज के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो क्वार्टरली, हर एक क्वार्टर की जैसे 4 हो गए ना, तो 4 आपको ये ई बुक्स अवेलेबल हो सकती है। अक्टूबर से दिसंबर 2023 की आप परचम की वेबसाइट से भी देख सकते हो, और अगर जिन्हें चारों की चारों चाहिए तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ऐप पर है जिसके अंदर डिटेल्ड फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। मतलब आपको ये ई बुक है, सवाल है, तो सारे क्वार्टर की 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पे। तो ये अगर एक बुक आपको दिख जाए 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इससे क्वेश्चन आ जाए तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? एक्स इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नारवणे जी की ये ऑटोबायोग्राफी है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल मनोज मुकुंद नारवणे जी की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बुक है वाई भारत मैटर्स। कौन इससे जुड़े हुए हैं? एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर S जयशंकर ने अनवील करी है ये लेटेस्ट बुक उनकी, दैट इज वाई भारत मैटर्स। फिर उसके बाद है एक बुक जिसका नाम है संस्कृति के आयाम, रिटन बाय मनोरमा मिश्रा। तो किसने लिखी है? मनोरमा मिश्रा। और किसने रिलीज करी है? जनरल VK सिंह, जो कि कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये बुक पब्लिश किसके द्वारा करी गई है? नेशनल बुक ट्रस्ट। फिर उसके बाद एक और बुक है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर, एक सजी विरासत, कुछ अनसुनी बातें। ये बुक किसने लॉन्च करी है? केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद। को ऑथर करी गई है बाय गीता सिंह एंड आरिफ खान भारती। और इसका जो फॉरवर्ड है वो
है बाय आरएसएस चीफ मोहन भागवत। तो काफी नाम जुड़े हुए, को ऑथर्ड बाय, फॉरवर्ड जो है इसका वो किसके द्वारा है लिखा गया है, और किसने ये लॉन्च करी है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद एक और बुक है जो रिलीज हुई है, इंस्पिरेशंस फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया। सो जया जेटलीज न्यू बुक का नाम ये रहा, ये रिलीज हुई है। ये को ऑथर है विद प्रोफेसर डिम्पल बहल। पब्लिश किसने के द्वारा करी गई है? बाय अर्धशिला ट्रस्ट। ट्रस्ट का नाम ध्यान में रखना है, कौन को ऑथर है और किसकी ये बुक है। मोदी इंजीनियरिंग अ ग्रीन फ्यूचर, ये बुक किसने लॉन्च करी है? यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। एडिटेड बाय अनिर्बन गांगुली, विवेक देबरॉय एंड आर.के. पंचनंदा। पब्लिश्ड बाय पेंटागन प्रेस इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन। किसने पब्लिश करी, किसने एडिट करी और किसने लॉन्च करी? बुक का नाम मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। चलिए जी, अब चलते हैं अवार्ड्स पे, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में देखते हैं लिस्ट। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा ओपनहाइमर। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन, किसके लिए? फॉर ओपनहाइमर ओनली। फिर उसके बाद बेस्ट एक्टर किसे मिला है? किलियन मर्फी, किसके लिए? ओपनहाइमर के लिए ही। बेस्ट एक्ट्रेस लिली ग्लैंडसन को मिला है फॉर किलर्स ऑफ फ्लावर मून, तो ये नाम ध्यान में रखना है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किसे मिला है? रॉबर्ट डाउनी जूनियर, किसके लिए? ओपनहाइमर के लिए। तो ओपनहाइमर ने टोटल 5 अवार्ड जीते हैं, राइट, इंक्लूडिंग बेस्ट ओरिजिनल स्कोर। अब रही बात टेलीविजन कैटेगरी में, तो सक्सेशन सीरीज ने जीता है ये अवार्ड फॉर बेस्ट ड्रामा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है ये एनुअल अवार्ड्स हैं जो ऑनर करते हैं एक्सीलेंस इन अमेरिकन एंड इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन। 1944 से ये सेरेमनी बेसिकली इट हैज बीन हेल्ड। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड इन्हें कंसीडर किया जाता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर आफ्टर द एकेडमी एंड एमी अवार्ड। ठीक है जी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड्स 2023 दिए राष्ट्रपति भवन के अंदर। दीज अवार्ड्स आर हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर्स इन इंडिया। कौन सी मिनिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है? द अवार्ड्स आर एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। 6 कैटेगरीज के अंदर ये अवार्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 बेसिकली। तो यहाँ पर ना हर एक कैटेगरी से जो लिस्ट है स्पोर्ट्स पर्सन की और जिस भी स्पोर्ट्स से वो जुड़े हुए हैं वो आपके पास है। आप उसको पढ़ लीजिए, उसको याद कर लीजिए, PDF आपको मिल जाएगी, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। सो ये जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ये अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई हो इन स्पोर्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 4 सालों में। जैसे कि चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को मिला बैडमिंटन के लिए, रनिके रेड्डी सात्विक साईराज को मिला बैडमिंटन के लिए, राइट। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स पर्सन और जो स्पोर्ट्स से वो जुड़े हुए हैं वो, तो हर एक कैटेगरी की आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर आप अर्जुना अवार्ड के विनर्स देखोगे तो आपको ये 26 नाम दिखेंगे और उनसे जुड़े हुए जो भी जिस स्पोर्ट्स से वो जुड़े हुए हैं वो सब कुछ है, तो आप ये याद कर लीजिएगा, PDF आपके पास होगी। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में इंस्टीट्यूट किए गए थे, इंडिया के हाईएस्ट स्पोर्ट ओनर है फॉर कोचेज, जो कोचेज को दिया जाता है। रेगुलर कैटेगरी के अंदर 5 हैं, जैसे श्री ललित कुमार जी को दिया गया रेसलिंग के लिए, RB रमेश जी को चेस के लिए। तो ऐसे ये रेगुलर कैटेगरी की लिस्ट है। और द्रोणाचार्य अवार्ड में लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 नाम है, तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हो, कोच और उनका स्पोर्ट्स। मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2023 सिंस 2002 दिए जा रहे हैं। इंडियाज हाईएस्ट ऑनर है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर जैसे श्री विनीत कुमार शर्मा फॉर हॉकी, राइट, तो मिस मंजूषा कंवर बैडमिंटन के लिए। सो ये आपके पास लिस्ट हो गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया। दीज आर 1956-57 के अंदर इंस्टीट्यूट किए गए थे। ये उन इंस्टीट्यूशंस या उन यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाता है जिन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स होते हैं ना, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हो ओवर द लास्ट 1 ईयर। तो जैसे ओवरऑल विनर यूनिवर्सिटी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की, फर्स्ट रनर अप यूनिवर्सिटी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सेकंड रनर अप यूनिवर्सिटी है, याद कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, सो जैसे कि लैंड एडवेंचर के अंदर जिसे दिया गया है वो है लीट सविता कांसवाल जी। फिर उसके बाद वाटर एडवेंचर में, एयर एडवेंचर में, जैसे एयर एडवेंचर के अंदर अंशु कुमार तिवारी जी को। तो फर्स्ट ये जो अवार्ड दिए गए थे इट वॉज प्रेजेंटेड फॉर ईयर 1994, दिए गए 1995 में। सो नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स हैं ये।
फिर उसके बाद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार सिंस 2009 ये दिए जा रहे हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन कॉर्पोरेट्स को, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, जिन्होंने स्पोर्ट्स की प्रमोशन में योगदान दिया है ओवर द लास्ट 3 years, उसकी डेवलपमेंट में। तो 2 कैटेगरीज हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ द यंग टैलेंट, किसे अवार्ड दिया गया? जैन डीम टू बी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है, याद रखना। अच्छा, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में इंदौर और सूरत क्लीनेस्ट सिटीज है। लगातार कॉन्जिक्यूटिवली 6 साल से इंदौर का नाम आ रहा है और इस बार सूरत भी उसके साथ ऐड हो गया है। ये कौन से मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है, किसने ऑर्गेनाइज की है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिए। कहाँ पर? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली के अंदर। लिस्ट आपके सामने फिर से है, जैसे ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक 1 में इंदौर, मैंने बताया 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से मिल रहा है। इंदौर वाले बहुत खुश होंगे। ठीक है, सूरत इस बार ऐड हो गया। फिर उसके बाद रैंक 3 पे नवी मुंबई। टॉप 3 अवार्ड्स फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स, पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे एमपी, थर्ड पे छत्तीसगढ़। क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट अवार्ड मो, क्लीनेस्ट गंगा टाउन वाराणसी, बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़। तो ये अवार्ड और उनके विनर। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 सर्वे में ये आपके पास क्लीनेस्ट सिटीज के नाम है, मतलब जहां पर पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है। तो फर्स्ट 5, जैसे फर्स्ट इंदौर और सूरत है और 5th भोपाल है। क्लीनेस्ट सिटीज में जहां पर पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, तो पहले नंबर पर है सासवाड़, महाराष्ट्र के अंदर है। फिर पाटन, गुजरात के अंदर है। लोनावला, महाराष्ट्र में। तो ऐसे 5 है। स्टेट रैंकिंग की देखिए तो टॉप 5 आपके सामने है, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़। बॉटम 5 भी याद में रखो, त्रिपुरा, नागालैंड, राजस्थान, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये बॉटम 5 में आ जाती हैं। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इनके बारे में। टोटल 110 अवार्ड्स दिए गए। थीम फॉर 2023 थी वेस्ट टू वेल्थ। थीम फॉर क्लीनलीनेस सर्वे 2024 क्या है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। स्वच्छ भारत मिशन एंथम फॉर 2024 के प्लेबैक सिंगर कैलाश खेर ने अपनी आवाज दी। एंथम क्या था? नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। ये एनुअल अवार्ड 2016 से दिए जा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, अर्बन है, रूरल नहीं है। स्वच्छ सर्वेक्षण was evolved into world's largest annual survey. It has evolved as world's largest annual survey. दुबई को रैंक किया गया है एज टॉप ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर द 3rd टाइम इन अ रो। सो दुबई सिक्योर्स टॉप स्पॉट इन 2024 ट्रिप एडवाइजर ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड। 3 साल से लगातार दुबई का नाम आ रहा है। दुबई जीत गया है ट्रिप एडवाइजर्स ट्रैवलर्स चॉइस बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड 2024 और लगातार 3री बार। अनुभव अवार्ड किसके लिए है? ये किसको रिकॉग्नाइज करता है? जो रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने, देखो उनका कुछ अनुभव होगा ना, तो वो अपने उस अनुभव को थ्रू राइटिंग्स शेयर करते हैं। तो वहां पर ये अनुभव अवार्ड स्कीम है और इसके चलते अनुभव अवार्ड दिया जाता है। सो इट रिकॉग्नाइजेस द एक्सपीरियंस ऑफ रिटायरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर इंट्रोड्यूस दिस अनुभव अवार्ड स्कीम 2016 में ये इंट्रोड्यूस करी गई। इसका मकसद क्या है? जो आपके पास आपका जो अनुभव है आप उसको शेयर कर सकते हो, अपनी स्टोरीज हैं सो वो आप शेयर कर सकते हो। सो दिस स्कीम एम्स टू कल्टिवेट अ कल्चर ऑफ शेयरिंग इनसाइट्स एंड स्टोरीज बाय रिटायरीज, ताकि आप एक गुड गवर्नेंस और अच्छी फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इन्फॉर्म डिसीजंस और भी लेकर आ सकते हो, है कि नहीं? तो अनुभव शेयर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है वो भी बता दिया। आगे चलते हैं। ऑबिचरीज, नाम ध्यान में रखना, प्रभा ऐत्रेय जी, शी डाइड एट 92, एक रिनोन्ड क्लासिकल सिंगर रही है, किराना घराने की है ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। इन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ है एंड शी वॉज बाद में, मतलब शी वॉज अर्लियर ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड 1990 के अंदर। 2022 में इन्हें मिला था पद्म विभूषण, पद्म भूषण भी मिला 2002 के अंदर, राइट। फिर उसके बाद एक और नाम आप ध्यान में रखेंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए, फ्रेंड्स बैकेनबॉयर फुटबॉल प्लेयर है, जर्मनी के थे एंड ही पास्ड अवे एट 78। तो किससे जुड़ा हुआ नाम है? फुटबॉल से जुड़ा हुआ नाम है। कहाँ के है? कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तस्वीर देख लीजिए, जिनकी मैं बात कर रही हूं वो कौन है? मारियो ज़गालो, ब्राजील्स वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर। सो ब्राजील के वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर एंड कोच, ही डाइड एट 92। पहले फुटबॉलर हैं जिन्होंने
एज अ प्लेयर एंड एज अ कोच फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती एंड द ओनली पर्सन टू एवर विन 4 वर्ल्ड कप टाइटल्स इन्होंने जीते. नाम ध्यान में रखिएगा, मारियो ज़गैन. पंडित हरिराम द्विवेदी जी एक एमिनेंट हिंदी लिटरेचर साहित्यकार वाराणसी थे. ही पास्ड अवे. उनकी कुछ पोएट्री कलेक्शंस आप ध्यान में रख सकते हो, अंगनैया और जीवनदायिनी गंगा. तो अगर पूछ लिया जाए ये पोएट्री कलेक्शंस जो हैं ये किससे जुड़ी हुई हैं, तो पंडित हरिराम द्विवेदी जी. उस्ताद राशिद खान पास्ड अवे एट 55. हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट रही. और कहाँ पर ही वॉज बॉर्न? बटाओ, उत्तर प्रदेश के अंदर. ये ग्रेट ग्रैंडसन थे ऑफ उस्ताद इनायत हुसैन खान, जो कि फाउंडर थे ऑफ रामपुर सहसवान घराना एंड डिसाइपल ऑफ बहादुर हुसैन खान, राइट, अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ मियां तानसेन. तो बेसिकली आप इतना ध्यान में रख लीजिए कि ये कौन थी एंड साथ ही ये क्लोजली किससे रिलेटेड थे. रामपुर जो ससवान गायकी है, ये जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग है ना, ये ग्वालियर घराना से काफ़ी रिलेट करती है. पद्मश्री मिला है इन्हें 2006 में मिला था, संगीत नाटक अकेडमी ऑनर 2007 में, पद्म भूषण भी 2022 में. अब चलते हैं स्टेट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेते हैं. जलीकट्टू इवेंट एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है. तमिलनाडु किक्स ऑफ दिस स्पोर्ट. तमिलनाडु ने वर्ष के पहले जलीकट्टू कार्यक्रम की शुरुआत की. एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है. शुरू हुआ कहाँ पर? थेचनकुरिची विलेज इन पुडुकोट्टई. ठीक है. रही बात जलीकट्टू की, जैसे मैंने आपको बताया बुल टेमिंग स्पोर्ट है ये जो इसको सेलिब्रेट किया जाता है मोस्टली इन तमिलनाडु एज अ पार्ट ऑफ पोंगल हार्वेस्ट सेलिब्रेशन. एक एज ओल्ड इवेंट है, काफ़ी सालों से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है. इसको बोलते हैं येरुथजुवथुल. सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट आप नाम ध्यान में रख सकते हो. दिस इवेंट द जलीकट्टू इज ऑल्सो नोन एज दिस येरुथजुवथुल. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. राइनोस की घर वापसी हुई है 40 साल के गैप के बाद. 2 राइनोस दिखे. कहाँ पर? लाखोवा बुरचापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये कहाँ है? आसाम में है. तो आप इतना ध्यान में रख लीजिए कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम के अंदर पड़ती है. ठीक है जी. फिर उसके बाद वो कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च करी है? क्या लॉन्च करी है? फर्स्ट एक मोबाइल ऐप ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. तो उत्तर प्रदेश कंट्री की वो पहली स्टेट है जिसके इंफॉर्मेशन कमीशन की अपनी एक सॉफ्टवेयर, अपना एक ऐप है कंप्लेंट्स को रिड्रेस करने के लिए, जहां पर ऑनलाइन हियरिंग होगी कंप्लेंट्स की. यू कैन, तो बेसिकली ई फाइलिंग को ये फैसिलिटेट कर रही है. ठीक है, तो नाम ध्यान में रखना. उत्तर प्रदेश वो पहली स्टेट बन गई है कंट्री के अंदर जिसकी इंफॉर्मेशन कमीशन की अपनी खुद की एक सॉफ्टवेयर और एक ऐप है फॉर द रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स. गंगा सागर मेला टू बिगिन इन वेस्ट बंगाल. वर्ल्ड का ना सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू फेयर है. पहला तो हम सबको पता है कुंभ है, दूसरा है गंगा सागर मेला. और ये जैसे हमारे जो इंडियन एपिक्स है रामायण महाभारत, वहाँ पर भी आप देखोगे इट हैज़ बीन मेंशन्ड, राइट. और मतलब इससे हमें पता चलता है ना कि इसका एग्जिस्टेंस एज अर्ली एज 400 BC आप देख सकते हो. सो सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू फेयर है. पहला है कुंभ. हर साल ये होता है ड्यूरिंग मकर संक्रांति एंड दिस मेला इज हेल्ड एट सागर आइलैंड. तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो. सागर आइलैंड की मैं अगर आपको लोकेशन बताऊं तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, सो वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड पड़ता है ये ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, वेस्ट बंगाल के अंदर. रिवर जो इससे जुड़ी हुई है, सो इट लाइज एट द माउथ ऑफ हुगली रिवर. कर्नापेक्स 2024 ये क्या है? फेस्टिवल ऑफ स्टैम्प. सो बेसिकली 13th स्टेट लेवल फिलेटिकली एग्जीबिशन. तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टैम्प्स की एग्जीबिशन है, तो जिसका नाम है कर्नापेक्स. तो ऑर्गेनाइज बाय नाम से ही पता चल रहा है कर्नाटका. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. एक नाम ध्यान में रखिएगा, सुचेता सतीश. कहाँ से? केरला से. इन्होंने न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है. 140 लैंग्वेजेस में एक कॉन्सर्ट के अंदर इन्होंने गाया. कौन सी कॉन्सर्ट थी? इन अ कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट UAE. तो नाम ध्यान में रखना, सुचेता सतीश. कहाँ से? इंडिया, केरला से. 10th एडिशन. कौन सा एडिशन? 10th एडिशन. किसका? वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का. कहाँ हुआ? गांधीनगर के अंदर हुआ. तो ये 10 से 12 जनवरी को ये हुआ. पहले 2021 में भी होना था, लेकिन पैंडेमिक के चलते ये समिट कैंसिल हो गई थी. तो इट इज बीइंग हेल्ड आफ्टर अ गैप ऑफ 4 years. थीम क्या रही? गेटवे टू द फ्यूचर. इसके अंदर कितनी पार्टनर कंट्रीज रही? 34 पार्टनर कंट्रीज, 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस थी. और ये समिट के अंदर बहुत सी इवेंट्स, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस हुए ऑन ग्लोबली रेलिवेंट टॉपिक्स के ऊपर. किसने एस्टैब्लिश किया है अत्पादी कंजर्वेशन रिजर्व? महाराष्ट्र ने. किस लिए? टू सेफगार्ड एंडेंजर्ड कैनिड्स.
टू प्रोटेक्ट दीज एंडेंजर्ड कैनेट्स फैमिली, जिसके अंदर यू विल इंक्लूड वाइल्ड डॉग्स, वॉल्स, जैकल्स, फॉक्सेस, राइट। तो महाराष्ट्र की सरकार ने एस्टैब्लिश किया है अतपादी कंजर्वेशन रिजर्व। कहाँ पर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? सांगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, प्रसादम। उज्जैन गए हो? तो उज्जैन में इंडिया की पहली हाइजेनिक फूड स्ट्रीट रिसेंटली इनॉग्रेट हुई है। प्रसादम नाम है इसका। तो नेशन की पहली हेल्दी हाइजेनिक फूड स्ट्रीट कहाँ पर इनॉग्रेट हुई है? उज्जैन के अंदर। नाम है प्रसादम, एट नीलकंठ वन, महाकाल लोक, उज्जैन, मध्य प्रदेश। ठीक है जी। चलिए, कौन सी स्टेट की ये स्कीम है? श्री राम लला दर्शन स्कीम। सो श्री राम लला दर्शन स्कीम छत्तीसगढ़ ने अनाउंस करी है, जिसके चलते 20,000 पिलग्रिम्स को दर्शन के लिए लेकर जाया जाएगा हर साल अयोध्या। तो जो 18 से 75 एज ग्रुप है ना, उनके लिए अगर वो मेडिकली फिट है तो फ्री ट्रैवल होगा अंडर दिस स्कीम। लेकिन फर्स्ट फेज में जो 55 ईयर से ऊपर है उनके लिए अभी ये फैसिलिटी है। ठीक है, स्टेट का नाम ध्यान में रखना, छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, चंदूबी फेस्टिवल जो है वो असम से जुड़ा हुआ ये फेस्टिवल है। हर साल 1 से 5 जनवरी को ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। चंदूबी लेक है असम में, वहाँ पर, राइट। इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और यहाँ पर ये फेस्टिवल ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी भी देता है। जो वहाँ अलग अलग ट्राइब्स हैं, राभास, गारोस, गोरखास, टी ट्राइब्स, तो वो एक उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है टू जनरेट लाइवलीहुड ऑल्सो। सो ये फेस्टिवल कौन सी स्टेट से जुड़ा हुआ है? असम से जुड़ा हुआ है। सवाल ऐसे आएगा। अच्छा, फिर एक और सवाल आ सकता है, युवा निधि स्कीम कौन सी स्टेट की स्कीम है? कर्नाटका की स्कीम है। किस लिए है? जो अनएम्प्लॉयड यूथ है ना, मतलब जो ग्रेजुएटेड है, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं लेकिन वो आर येट टू गेट अ जॉब, तो वहाँ पर उन्हें फाइनेंशियल एड दी जाती है मैक्सिमम 2 सालों के लिए, जिसके अंदर सरकार ये कह रही है टेंशन मत लो, 2 सालों के लिए आप जॉब ढूंढ लो, हम आपको 3,000 रुपये पर मंथ देंगे जो डिग्री होल्डर्स हैं, और 1,500 पर मंथ देंगे जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं। ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड टू द ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स जो अपने आप को रजिस्टर करते हैं ऑन द स्किल कनेक्ट पोर्टल, स्टेट गवर्नमेंट का पोर्टल है, तो उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी, राइट। चलिए आगे जब बढ़ते हैं, नेशनल यूथ डे मैंने आपको बताया ही था। सो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेटेड पीएम मोदी और नेशनल यूथ डे इन महाराष्ट्र। मैं बेसिकली अभी ना प्राइम मिनिस्टर की महाराष्ट्र विजिट रही है, तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं, एंड इनकी वर्थ है ओवर 30,500 करोड़ रुपीस। सो इसके अंदर जैसे अटल सेतु ब्रिज, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है कंट्री के अंदर, जो कि बनाया गया है एट 17,840 करोड़ रुपीस की कॉस्ट पे, उसका भी इनॉग्रेशन हुआ। फिर प्राइम मिनिस्टर पेड अ विजिट टू श्री कलाराम टेम्पल नासिक के अंदर, उन्होंने 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल नासिक में उसको भी इनॉग्रेट किया, ड्यूरिंग विच वहाँ पर ही पेड होमेज टू राजमाता जीजाबाई, जो कि मदर है ऑफ छत्रपति शिवाजी, और थीम माई भारत विकसित भारत एट 2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ, सब कुछ आपके हवाले। 50th एडिशन ऑफ करबी यूथ फेस्टिवल। सो 12 से अभी 19th जनवरी तक आसाम के अंदर करबी यूथ फेस्टिवल विल बी हेड। सो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन होगी, एंड ये पहली बार होगा कि एक एथनिसिटी बेस्ड फेस्टिवल के अंदर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये सेलिब्रेशन अटेंड करेंगी 17 जनवरी को। कहाँ पर? आसाम की करबी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में। लोहड़ी सेलिब्रेशन 14th जनवरी, तो हर साल ये लोहड़ी मनाई जाती है, एंड मकर संक्रांति से एक दिन पहले ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और साथ ही साथ विंटर्स की, अब विंटर चली गई, अब जो सन है वो नॉर्थ की तरफ जाएगा ना, तो इट सेलिब्रेट्स द न्यू बिगनिंग्स, पासिंग ऑफ विंटर। और नॉर्दर्न इंडिया में बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है बाय डोगरा एंड पंजाबी फोक फेस्टिवल है, सो ये कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। 33rd, पहला तो ये नंबर ध्यान में रखना, 33rd है, क्या है? इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। मैं बात कर रही हूँ इंटरनेशनल की, तो 33rd इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हर साल कहाँ मनाया होता है? गुजरात। 7 से 14th जनवरी 2024 अहमदाबाद गुजरात के अंदर दिस फेस्टिवल इज हेल्ड सिंस 1989 इट इज बीइंग ऑब्जर्व, एंड यहाँ पर द सिटी ऑफ अहमदाबाद हैज होस्टेड एज अ पार्ट ऑफ द ऑफिशियल सेलिब्रेशन ऑफ उत्तरायण। ये क्या है? इट इज पॉपुलरली कॉल्ड मकर संक्रांति। वही मैं अभी बात कर रही थी ना, सर्दियाँ खत्म और लंबे दिन आगे शुरू होंगे, और जो सन की जो नॉर्थवर्ड जर्नी है तो वो होगी ना, तो इसी के चलते फिर ये होता है। अच्छा, ये तो अपना इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल था। ऐसे ही इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल किक्ड ऑफ, कहाँ पर? बीकानेर राजस्थान के अंदर
कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, जिसने ऑर्गेनाइज किया 3 दिन का इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल। थीम क्या थी? आइकन्स ऑफ बीकानेर। तो बेसिकली इट इज़ टू प्रमोट द आर्ट, जो लोकल पीपल है ना वहाँ पे, उनके आर्ट, जो क्राफ्टमैनशिप है, उसको प्रमोट करने के लिए। और यूनाइटेड नेशन ने 2024 को डिक्लेयर किया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। 2023 क्या था इंटरनेशनल ईयर ऑफ? बताना ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नेशनल न्यूज़ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहला, जो कैजुअल पेड लेबरर्स हैं जो कि एंगेज्ड है बाय BRO, तो यहाँ पर क्या हुआ है उनके लिए? राष्ट्र मंत्री, जो रक्षा मंत्री जो है, उन्होंने अप्रूव किया है एक प्रपोजल टू लॉन्च ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। सो ये स्कीम किन के लिए है? पहले तो आप ये ध्यान में रखिए, जो BRO के साथ एंगेज्ड है, कैजुअल पेड लेबरर्स। सो कैजुअल पेड लेबरर्स के लिए ये है, वो आर एंगेज्ड विद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वर्क्स है उनके साथ कैजुअल पेड लेबरर्स है। तो इसके चलते उन्हें क्या होगा? 10 लाख का इंश्योरेंस दिया जा रहा है। एक इंश्योर्ड वैल्यू 10 लाख की दी जाएगी अगर कोई भी डेथ हो जाती है उनकी फैमिली को या नेक्स्ट ऑफिस इज हर किन। और इसी के साथ साथ और क्या क्या है? जो प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो मोर्टल रिमेन्स होंगे, फिर जो ट्रांसपोर्टेशन उनका होगा तो अलाउंस जो है वो भी दिया जाएगा। और फ्यूनरल असिस्टेंस के लिए 1000 to रुपीज़ 10,000 दिया जाएगा। एडवांस पेमेंट दी जाएगी, मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप बोल सकते हो एक्स ग्रेटिया कॉम्पनसेशन 50,000 का दिया जाएगा एज इमीडिएट हेल्प। अगर कोई डेथ हो जाती है तो वैसे तो 10 लाख दिए जाएंगे, लेकिन 50,000 पहले ही एडवांस में दे दिए जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम, देखो ये होती है रिवीजन। ये ना हम पहले भी स्कीम कर चुके हैं, वापस न्यूज़ में आई है। क्यों न्यूज़ में आई है? क्योंकि ये स्कीम जो है MSME की, इट हिट्स 1 लाख सर्टिफिकेशन माइलस्टोन। तो सर्टिफिकेशन तो बढ़ता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वो ये तो नहीं पूछेंगे कि कितना सर्टिफिकेशन अचीव कर लिया इन्होंने। तो हमें इंपॉर्टेंट है स्कीम के बारे में जानना। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, इसके चलते क्या होता है? आप प्रोडक्ट ऐसा बनाओ, एक तो उसमें जीरो डिफेक्ट हो, कंज्यूमर को बहुत पसंद है, और साथ ही साथ जीरो इफेक्ट, एनवायरनमेंट को भी कोई इफेक्ट नहीं हो, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग हो आपकी अमंग दी MSMEs, उसको एनकरेज करने के लिए है सर्टिफिकेशन दिया जाता है। 2016 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। और फिर उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट ऑफर सर्टिफिकेशन फॉर एनवायरमेंटली कॉन्शियस मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप कर रहे हो, 3 सर्टिफिकेशन लेवल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, राइट, बेस्ड ऑन 20 परफॉर्मेंस बेस्ड पैरामीटर्स पे, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, टाइमली डिलीवरी, प्रोसेस कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब देखा जाता है इसके अंदर ना। हाँ, हमने जब डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि इन दिसंबर 2023 जो MSME मिनिस्ट्री है, दे हैड मेड ZED स्कीम फ्री फॉर विमेन लेड MSMEs। तो उनके लिए जो विमेन लेड MSMEs है तो सर्टिफिकेशन फ्री होगा, लेकिन बाकियों को पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी ऑफ अप टू 75%, जो भी टोटल कॉस्ट होगी सर्टिफिकेशन की, 75% तक फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दी जाएगी। मैक्सिमम सब्सिडी जो है मतलब 50,000 तक दे दी जाएगी, ताकि आपके लिए कॉस्ट कम हो जाए, थोड़ी चीज़ें आसान हो जाए। और ये जो सर्टिफिकेशन है 3 साल के लिए वैलिड होगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो MSME जो मैन्युफैक्चरिंग से डील कर रही है, अभी उनके लिए ही सिर्फ है ये स्कीम है इन लाइन विद गवर्नमेंट्स प्लान। क्या प्लान है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड कम करनी है कि नहीं करनी? सो टू रिड्यूस द कंट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय 1 बिलियन टन, कब तक? 2030 तक। और क्या करना है? टू रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी बिलो 45%, कब तक? बाय 2030 तक। और नेट जीरो एमिशन का टारगेट है कब तक का? बाय 2070। तो ये टारगेट ईयर ध्यान में रखिए, सवाल बनते हैं। यूथ को लैब फेलोशिप 6th एडिशन इसका लॉन्च कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। दिस फेलोशिप इज लेड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूथ लेड स्टार्टअप्स है एग्रीकल्चर में, फिनटेक में, असिस्टिव टेक्नोलॉजी में, तो उनको सपोर्ट किया जाए, वो आगे आए, राइट। आपके पास देखो आइडिया है, अगर उसको क्यों एक पुश मिले, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए रहती है आपको, बस उस आइडिया को अगर नर्चर कर दिया जाए तो चेंज आ सकता है ना। तो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, अगर आपका आइडिया उसको सॉल्व करता हो तो क्यों ना आप उसको बढ़ावा दिया जाए। सरकार के पास ऐसी स्कीम्स है जो हेल्प करती है। अब यहाँ पर यूथ को लैब बेसिकली इज टू सपोर्ट यूथ लेड स्टार्टअप्स। कोलैब फेलोशिप एम्स टू एस्टैब्लिश अ कॉमन एजेंडा फॉर एशिया पैसिफिक रीजन में जो भी कंट्रीज है उनके लिए एक कॉमन एजेंडा की एम्पावर करना है, इन्वेस्ट करें यूथ में, ताकि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं ना, उसको एक्सीलरेट आप कर पाओगे अगर आप यूथ में इन्वेस्ट करते हो तो। सो यूथ को लैब वॉज को क्रिएटेड इन 2017
बाय यूएनडीपी एंड सिटी फाउंडेशन। इंडिया के अंदर इट वाज लॉन्च इन 2019 बाय यूएनडीपी एंड अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले जरा हम ये तो जान लें कि इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं। अंदर अंदर बोलिए तो कंट्री में, बाहर नहीं जाना, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम। सो जो नेविगेबल बॉडीज ऑफ वाटर हैं विद इन द कंट्री, रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स, वाटर जो रूट्स है जिनको आप यूज कर सकते हो, दीज वाटरवेज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स एंड बहुत सी एक्टिविटीज के लिए। सो इनलैंड वाटरवेज एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल, रिसोर्सेज, राइट। तो यहाँ पर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि ऑपरेट करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, उन्होंने होस्ट करी क्या, पहली मीटिंग किसकी, इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल की। कहां पर, कोलकाता के अंदर, चेयर्ड बाय यूनियन पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी। और यहाँ पर बहुत से इनिशिएटिव्स अनवील किए गए, इंक्लूडिंग हरित नौका, गाइडलाइंस फॉर ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ इनलैंड वेसल्स और रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047। तो कहाँ हुई, कोलकाता के अंदर हुई, पहली मीटिंग हुई, किसने होस्ट करी, और इसमें काफी इनिशिएटिव्स हुए, आप ये दो नाम याद रख सकते हो। ओएनजीसी, पहले तो ये याद में रखना ओएनजीसी का है, क्या है, ओएनजीसी इनिशिएट्स ऑयल प्रोडक्शन। तो काकीनाड जो है, ऑफ द कोस्ट ऑफ काकीनाड, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कृष्णा गोदावरी बेसिन है ना जो, तो वहां पर फर्स्ट ऑयल वॉज एक्सट्रैक्टेड। तो ओएनजीसी इनिशिएट्स ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम इट्स फ्लैगशिप डीप वाटर प्रोजेक्ट इन कृष्णा गोदावरी बेसिन ऑफशोर। सो ओएनजीसी ने सक्सेसफुली दे हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग ऑयल, कहां से, फ्रॉम इट्स मेजर डीप वाटर प्रोजेक्ट इन कृष्णा गोदावरी बेसिन, राइट। तो यहाँ पर आप ये उसका एक नाम है KJDWN 98 लॉसूट ब्लॉक, तो बेसिकली आप ये नाम ध्यान में रख सकते हो। और 30 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ काकीनाड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन पहला ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया। और ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि करंट नेशनल ऑयल प्रोडक्शन में इट कैन ऐड टू 7% और नेशनल गैस प्रोडक्शन के अंदर भी 7%। सो ऑब्वियसली जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, है ना, तो उसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा एनर्जी सेक्टर के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है स्वच्छ मंदिर कैंपेन, पिलग्रिमेज साइट्स जो है ना, टू मेक पिलग्रिमेज साइट्स प्रिस्टीन, साफ हो। तो यहाँ पर 14 जनवरी से 22 जनवरी तक क्लीनलीनेस कैंपेन होगा एट ऑल द पिलग्रिमेज साइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी जाए इन ऑल द हाई कोर्ट्स, किस लिए, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जुडिशियल पे कमीशन। इसकी मैं आपके साथ बात करूंगी, लेकिन मैं पहले बता देती, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। सेकेंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन ये सेटअप करी गई अंडर मतलब 2017 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड जस्टिस P वेंकटरमा रेड्डी, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहे हैं इंडिया के। और इन्होंने सबमिट करी एक रिपोर्ट 2020 के अंदर। अब जो इन्होंने रिकमेंडेशंस दी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कमेटी की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर ऑब्जर्विंग कि देखो जो सर्विस कंडीशंस है जुडिशियल ऑफिसर्स की, उनकी सैलरी, उनका पे, वो भी रिवाइज हो, पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट जो है टाइमली उन्हें मिल जाए। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों के लिए ये पर्टिकुलर कमेटी जो है ये सेटअप करी जाए सारे कोर्ट्स के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि देयर इज अ नीड टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन द सर्विस कंडीशंस ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। तो ये 2 जज की कमेटी होगी और इसके अंदर जो 2 जज होंगे दे विल बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस, हर एक हाई कोर्ट के अंदर ही हो। तो ताकि सेकेंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन के द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस दी गई हैं मेक श्योर कि वो इम्प्लीमेंट हो। ऑर्डर्स ऑन पे, पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट जो है जुडिशियल ऑफिसर्स के, वो सब हो। कमेटी का नाम क्या होगा, कमेटी फॉर सर्विस कंडीशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। फंक्शन मैंने आपको बता दी है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सारी रिकमेंडेशंस का जो भी कमीशन ने दी है, पे, पेंशन, अलाउंस से रिलेटेड। और जो 29 फरवरी 2024 तक जो अकाउंट ऑफ एरियर्स ऑफ सैलरी, पेंशन जो भी बचे हुए हैं वो सब क्लियर हो, डिसबर्समेंट हो उनकी। ठीक है जी, इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। आगे चलते हैं। iSTEM क्या किया है, लॉन्च किया है क्या, समावेश प्रोजेक्ट, कहाँ पर, IISc बैंगलोर के अंदर। ये क्या करेगा, R&D को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो रिसर्चर्स को आप कनेक्ट करवाइए विद लैब्स एंड इक्विपमेंट्स, विद साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स, राइट। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट टारगेट कर रहा है कनेक्टिंग दो रिसर्चर्स। आप रिसर्चर्स को
कनेक्ट करवाइए विद साइंटिफिक इंस्टीट्यूट थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, ताकि आपका R&D और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उसी के चलते ये प्रोजेक्ट है। आईस्टेम की फुल फॉर्म इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप इज लॉन्चिंग दिस समावेश प्रोजेक्ट एट IISc बेंगलुरु। सो ये जो आईस्टेम है, एन इनिशिएटिव ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज प्लानिंग टू कंडक्ट हाउ मेनी समावेश 50 अक्रॉस इंडिया इन 2024। अब नेशनल हो गई, अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ पे। मालदीव और लक्षद्वीप के वाला जो सिनेरियो अभी बहुत सुर्खियों में रहा है, उसी के चलते भारत ने PM मोदी के खिलाफ जो भी अपमानजनक टिप्पणी हुई है ना, उस पर मालदीव के जो उच्चायुक्त को तलब किया। मतलब कि इंडिया समन्स मालदीव्स हाई कमिश्नर ओवर डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट PM मोदी। आप यहाँ पर देख लो, मालदीव्स के हाई कमिश्नर कौन है? इब्राहिम साहिब। इंडियन हाई कमिश्नर टू दी मालदीव्स कौन है? मुन्नू महवर। और मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम ध्यान में रखना, मोहम्मद मुयसू। ठीक है। एल्वेरो ट्रॉपिकल साइक्लोन, पहला साइक्लोन 2024 का, जिसने हिट किया है मेडागास्कर। मैप में देख लीजिए, मेडागास्कर यहाँ है। सो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट किया है मेडागास्कर को, नाम है एल्वेरो। इंडिया और डेनमार्क में ना 2020 में एक ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी। तो अभी न्यूज में ये है कि अंडर दिस पार्टनरशिप ग्लोबल फ्यूल्स अलायंस इंडिया, डेनमार्क ने अनाउंस किया है ये ग्लोबल ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। कहां पर? ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 में। सो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 में डेनमार्क ने अनवील करी है क्या? ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। तो ये जो मूव है, इट इज अंडर दिस पार्टनरशिप, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जो कि साइन करी गई थी इंडिया और डेनमार्क के बीच में एनर्जी सेक्टर के अंदर, और वो भी सस्टेनेबल एनर्जी के लिए जो भी हम सॉल्यूशंस ला रहे हैं। तो इस सेक्टर में और ज़्यादा कोलैबोरेशन हो और चीज़ों को और एक्सीलरेट किया जाए, ताकि हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ मूव करें। तो वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए दोनों देश साथ में आए और उन्होंने ये साइन किया था। शेख हसीना विंस 5th टर्म एज बांग्लादेश CM। तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना 5th टाइम जीत कर आ गई है, ये आप ध्यान में रखिए। तो हर अवामी लीग पार्टी सिक्योर्ड और रिकॉर्ड 4th कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो लगातार 4 साल, और वैसे ओवरऑल 5th टर्म। ठीक है, बट आप इतना याद रख लीजिए, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। PM मोदी ना 14 फेब को इनॉग्रेट करेंगे BAPS हिंदू टेम्पल। कहां पर? आबू धाबी के अंदर। सो हिंदू टेम्पल विल बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन आबू धाबी स्वामी नारायण टेम्पल ऑफ BAPS। BAPS की फुल फॉर्म बुचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। ठीक है, कहां पर इनॉग्रेट करेंगे? UAE में। उसी के साथ साथ एक इवेंट भी है, दैट इज एहलान मोदी, हेलो मोदी। तो वहां पर जो भी डायस्पोरा है, उनकी गैदरिंग एक शेड्यूल करी गई है आबू धाबी के अंदर, जिसका टाइटल होगा एहलान मोदी, मतलब हेलो मोदी। और मैं नहीं कह रही हूँ, यूएन इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट के हिसाब से UAE मोस्ट लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा पॉपुलेशन है वहां पर, 3.5 मिलियन की। USA को भी सरपास कर चुके हैं। USA में 2.7 मिलियन है, सऊदी अरेबिया में 2.5 मिलियन है, UAE में 3.5 मिलियन इंडियन डायस्पोरा है। इंडिया टू चेयर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी फॉर द फर्स्ट टाइम, कब? जुलाई में। सो 21 से 31 जुलाई 2024 इंडिया इज सेट टू होस्ट 46th सेशन। इंडिया इज सेट टू चेयर एंड होस्ट, एक पे 46 सेशन है, और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कहां पर होगा? न्यू दिल्ली के अंदर। यूनेस्को सबने सुना ही है, वो फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। यूं नहीं ना, हम यूनेस्को करते रहते, फुल फॉर्म नहीं याद रखता कोई। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एक कमेटी है जो कि अराउंड द वर्ल्ड जो नेचुरल लैंडमार्क्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, कल्चरल और नेचुरल लैंडमार्क्स को प्रोटेक्ट करना, ये काम है। ये कमेटी 1972 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, इट इज मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 21 मेंबर स्टेट्स। हर साल एक बार मिलते हैं ये। इंडिया वॉज इलेक्टेड टू यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी फॉर अ 4-year टर्म, 4 साल के लिए, 2021 से 2025 तक। स्टील फैब 2024 एग्जीबिशन कहाँ पर हुआ? UAE के अंदर। डेट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट मतलब 8 से 11 जनवरी तक ये हुआ। ऑर्गेनाइज्ड बाय एक्सपो सेंटर शारजा विद सपोर्ट ऑफ शारजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर इंडियन पेविलियन इज बीइंग हाईलाइटेड, एक मेजर हब, एक सेंटर जहां पर टॉप नॉच कंपनीज, जो ब्रांड्स जो रिलेटेड है ना अपने आयरन एंड स्टील से, दे ऑल आर शोकेस। ये क्या इंडिकेट कर रहा है?
स्ट्रेंथ, सिग्निफिकेंस जो है इंडिया के प्रेजेंस की इन दिस पर्टिकुलर आयरन एंड स्टील सेक्टर. सो इंडियन पवेलियन एमर्ज एज पावर हाउस, शोकेसिंग प्रीमियर कंपनीज, ब्रांड्स जो कि इस पर्टिकुलर आयरन एंड स्टील सेक्टर से जुड़े हुए हैं. स्पोर्ट्स कैटेगरी में चलते हैं और पहले देख लेते हैं 9th एशियन विंटर गेम्स होंगे 2025 में, होंगे फरवरी से मार्च में. कहाँ पर होंगे? हार्बिन, चाइना के अंदर. तो उसी से जुड़े हुए स्लोगन, एम्बलम और मैस्कोट्स अनवील किए गए हैं. द गेम स्लोगन इज ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया. मैस्कोट्स बिन बिन एंड मिनी, 2 साइबेरियन टाइगर कप्स हैं. ऑफिशियल एम्बलम का नाम है ब्रेक थ्रू, क्रिएटिवली ब्लेंड्स चाइनीज कल्चरल एलिमेंट्स विद ओलंपिक सिंबल्स. तो ऑफिशियल एम्बलम, मैस्कोट्स और गेम का स्लोगन. बीच गेम्स 2024 हुए थे. कहाँ पर हुए थे? गोगाला बीच इन दीव. ये एक ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है, काफ़ी सुंदर, साफ सुथरा, सारी फैसिलिटीज़ हैं. कुछ क्राइटेरिया होता है जब आप किसी को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देते हो तो, राइट. तो यहाँ पर फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स हुई. मध्य प्रदेश चैंपियन रहा. टोटल 18 मेडल्स जीते, 7 गोल्ड मेडल्स थी. सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र आया, थर्ड पे तमिलनाडु, उत्तराखंड, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव. बीच सोकर में लक्षद्वीप ने गोल्ड मेडल जीता है, ये अलग से है बीच सोकर के अंदर. ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज इको लेबल है. आप किसी बीच को देते हो बेस्ड ऑन 33 क्राइटेरिया. उनको हम 4 कैटेगरीज में ले लेते हैं, 4 मेजर हेड्स. एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, बाथिंग वाटर क्वालिटी, वहाँ का पूरा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सेफ्टी सर्विसेज एंड कंजर्वेशन सर्विसेज इन द बीच. तो उसके बेसिस पे यहाँ पर ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है. इंडिया में 12 ऑफ बीचेज इन इंडिया हैव दिस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है. गिवन टू क्लीनेस्ट बीचेस प्रमोटिंग सस्टेनेबल टूरिज्म. तो साफ सुथरे जो बीचेस है सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं. सो ऐसे 12 बीचेस हैं जिन्हें ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है. फिर उसके बाद क्रिकेट से जुड़ी हुई न्यूज़ है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इट हैज रिवील्ड द ग्रुप्स फॉर 9th एडिशन. कौन सा एडिशन? 9th एडिशन ऑफ द मेंस 9th एडिशन, राइट, ऑफ T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024. ये टूर्नामेंट विल बी को होस्टेड बाय वेस्ट इंडीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स. 1 जून से शुरू होगा ये. इट इज शेड्यूल्ड टू बी कमेंस्ड ऑन एंड फाइनल मैच 29 जून को होगा बारबाडोस के अंदर. टोटल 20 टीम्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी. टोटल कितने मैचेस होंगे? 55 मैचेस होंगे. ये जो मैचेस हैं 9 डिफरेंट वेन्यूज पे होंगे. 3 यूएसए के अंदर होंगे, बाकी 6 जो है वो कैरेबियन रीजन. 3 इन यूएसए, 6 इन कैरेबियन. तो ये आपको ध्यान में रखना है. और यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स. 2007 में हुआ था, साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था, इंडिया जीती थी, पाकिस्तान रनर अप रहा. फिर 2022 में लास्ट हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड जीती, पाकिस्तान रनर अप रहा. ठीक है जी. फिर उसके बाद इंडिया विन्स इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल एट ज़ाग्रेब ओपन 2024. सो एशियन चैंपियन अमन शेरावत वॉन गोल्ड मेडल किसमें? मेंस 57 kg में एट ज़ाग्रेब ओपन 2024, जो कि हुआ क्रोशिया में रेसलिंग टूर्नामेंट. ठीक है जी. अब चलते हैं इंडेक्स से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें. 2023 हॉटेस्ट ईयर रहा है ऑन रिकॉर्ड, लाइकली मतलब वार्मेस्ट इन 1 लाख ईयर्स. मैं नहीं कह रही हूँ, एज पर यूरोपियन यूनियंस कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस 2023 वॉज मतलब 2023 वॉज 1.4 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन द एवरेज ऑफ 1850-1900 प्री इंडस्ट्रियल लेवल. और उसके बाद अगर 2016 के हिसाब से देखें एंड 0.17 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन 2016. सो ये पहला ईयर था जिसमें मतलब ऐसा ये पहला ईयर रहा है 2023 जिसमें सारे दिन ऑल द डेज ओवर 1.1 डिग्री सेल्सियस वार्मर रहे देन प्री इंडस्ट्रियल पीरियड. तो ध्यान बहुत ज़रूरत है देने की. 2023 के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के रिकॉर्ड लेवल रीच कर गए. मिथेन भी, कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन हुआ 2.4 पार्ट्स पर मिलियन हायर देन इन 2022. मिथेन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर गई 11 पार्ट्स पर मिलियन. एल नीनो जो वेदर फिनोमिना है उसने ग्लोबल टेम्परेचर को और हाई करने में अपना पूरा योगदान दिया है 2023 में. तो ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है. आने वाले टाइम में अपनी आगे वाली जनरेशन को क्या दिखाओगे? India ranks 80th in Henley Passport Index 2024 out of 199 countries. India has a 4-spot increase from 2023.
इंडियंस वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं टू 62 कंट्रीज। अगर मैं टॉप की बात करूँ कुछ कंट्रीज की, तो टॉप पासपोर्ट फॉर वीजा, मतलब किसका पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, आप ये देखो कि जिनके पास वो पासपोर्ट है वो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज घूम सकते हैं, वीजा फ्री एंट्री है उनकी। तो टॉप पासपोर्ट है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन की। टॉप 10 कंट्रीज में यूरोपियन डोमिनेंस बोथ है विद द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स। बॉटम 4 में बाय वीजा फ्री एक्सेस आर अफगानिस्तान तो बॉटम मोस्ट है, सीरिया, इराक और पाकिस्तान बॉटम 4 है। साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई कुछ बातें कर लेते हैं। इसरोज फर्स्ट सन मिशन सक्सेसफुली इंजेक्टेड इनटू फाइनल ऑर्बिट, आदित्य L1। तो ये जो मिशन है ये किस लिए है? टू स्टडी द आउटर लेयर ऑफ द सन, कोरोना है ना, एंड फिगर आउट कि इतना गर्म कैसे है। तो इसके लिए दिस एंडेड अ स्पेसक्राफ्ट इनटू अ स्पेसिफिक ऑर्बिट अराउंड अ पॉइंट इन द स्पेस, जिसको आप क्या बोलते हो? L1, लैग्रेंज पॉइंट, है ना। सो दिस पॉइंट इज लोकेटेड अबाउट 1.5 million kilometers away from Earth, right? This special orbit around L1 is called halo orbit. ठीक है जी। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ ना लैग्रेंज पॉइंट की, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ दीज टू लार्ज बॉडीज अर्थ और सन दे बैलेंस आउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सिंपल टर्म्स में बताऊं अगर, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पुल है फ्रॉम द अर्थ एंड सन will be such that कि spacecraft आप यहाँ पर effectively at that point it can hover, right? So आदित्य L1 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की पहली स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी, इट इज इंजेक्टेड इनटू इट्स फाइनल ऑर्बिट लैग्रेंज पॉइंट, ये मैंने आपको बता दिया। 2 सितंबर 2023 आदित्य L1 लॉन्च हुआ था। मिशन का एम टू ऑब्जर्व सन्स कोरोना, अंडरस्टैंड एक्सट्रीम हीट फ्रॉम अ हैलो ऑर्बिट, ये मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आदित्य L1 एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑपरेशनल रहेगा फॉर द नेक्स्ट 5 years। एक्सप्रेशन मिशन, पहले तो ना आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन। इन्होंने क्या किया बेसिकली इस मिशन के चलते, इट हैज शेयर्ड इट्स फर्स्ट एवर एक्सरे इमेज ऑफ द कॉस्मोस। सो इसके अंदर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ गैलेक्सीज और उसमें इट शोज अ रेंज ऑफ रेमिनेंट्स फ्रॉम द एक्सप्लोडेड स्टार्स इन नियर बाय गैलेक्सीज। सो दिस मिशन अनवील्स एक्सरे इमेज ऑफ द कॉस्मोस। ठीक है जी, एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन इसका फुल फॉर्म है। तो द मिशन टीम रिवील्ड एन इमेज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गैलेक्सीज एंड अ स्पेक्ट्रम ऑफ द स्टेलर रैकेट, जो नियर बाय गैलेक्सीज में जो स्टार्स हैं, जो एक्सप्लोडेड स्टार्स हैं, उनके रेमिनेंट्स वहाँ की भी इमेज आई। 7 सितंबर 2023 ये लॉन्च हुआ था। और ये मिशन किसने लॉन्च किया? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। पर्पस क्या है वो मैंने आपको बता दिया, टू इन्वेस्टिगेट सेलेस्टियल एक्सरे ऑब्जेक्ट्स। US launches Peregrine 1 lander to moon in historic lunar mission। तो ये Peregrine 1 lunar lander लॉन्च किया गया कहाँ से? फ्रॉम केप कैनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा के अंदर। ये पहला प्राइवेट लूनर मिशन है, राइट। सो द लॉन्च वाज द फर्स्ट प्राइवेट लूनर मिशन। प्राइवेट है तो प्राइवेट कंपनी कौन सी थी? एस्ट्रोबॉटिक, राइट। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नासा पोस्टपोन्स आर्टेमिस मून मिशन। तो पहले तो ये मिशन किसका है वो आपको पता होना चाहिए, नासा का मिशन है। दे हैव शेयर्ड दैट कि जो आर्टेमिस 3rd मिशन है, जिसका एम है 4 एस्ट्रोनॉट्स को लैंड कराना नियर द साउथ लूनार साउथ पोल, वो डिले हो गया है और वो शेड्यूल कर दिया गया है 2026 के लिए। ठीक है, तो आर्टेमिस 2, साथ ही में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आर्टेमिस 2 है 10 दिन का मिशन है टू सेंड क्रू अराउंड द मून एंड बैक टू टेस्ट वो पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वो भी पोस्टपोन कर दिया गया है 2025 के लिए। विद द आर्टेमिस मिशन नासा विल लैंड द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ द कलर ऑन मून। ठीक है, नासा का मिशन है ये। IISc बैंगलोर ने डेवलप किया है हीट टॉलरेंट वैक्सीन। वैक्सीन ना हीट टॉलरेंट नहीं थी पहले, अब क्या है? अभी हीट टॉलरेंट वैक्सीन है अगेंस्ट द करंट स्ट्रेन्स ऑफ SARS-CoV-2। सो इसका पोटेंशियल है कि आने वाले जो भी फ्यूचर वेरिएंट्स होंगे उसको भी इट कैन क्विकली अडॉप्ट दैट ये वैक्सीन जो है। और RS2 एंटीजन कैन ऑल्सो भी स्टोर एट रूम टेम्परेचर नाउ, तो कोई मैंडेटरी कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, हीट टॉलरेंट वैक्सीन है। डिफेंस कैटेगरी से चलते हैं, टर्म ध्यान में रखिएगा, उग्रम। ये क्या है? इंडिया ने अनवील करी है न्यू इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल। DRDO ने डेवलप करी है दिस न्यू 7.62 mm कैलिबर असॉल्ट राइफल। पुरानी जो भी एजिंग राइफल्स हैं उसको रिप्लेस करेगी। और ये जो राइफल है इसका वेट है 4 किलो एंड इफेक्टिव रेंज है 500 मीटर्स की। सो इट वाज डेवलप किस लिए? जो हमारी मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्सेस की जो ऑपरेशनल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए। दृष्टि 10 ये क्या है?
UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है. सो नेवी चीफ फॉर्मली रिसीव्स दृष्टि 10 लॉन्ग एंड्योरेंस UAV. मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल असेंबल्ड बाय, नाम ध्यान में रखना, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, हैदराबाद के अंदर. तो इंडिजीनियसली असेंबल्ड है, मतलब 70% इंडिजीनियस कंटेंट है. और दृष्टि 10 जो है 36 आवर्स का इसका पूरा इंड्योरेंस है, 450 kg पेलोड कैपेसिटी है और हर वेदर में, ऑल वेदर मिलिट्री प्लेटफॉर्म मतलब ये ऑपरेट कर सकती है. ठीक है. एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 न्यूज़ में है क्योंकि इंडियन नेवी P-8I एयरक्राफ्ट पहुंच चुका है गुआम USA. किस लिए? इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए. ये 4th एडिशन होगा, एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है और इसके अंदर US, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, इन सब की नेवीज भी होंगी. इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय US नेवी. ठीक है. अब बात कर लेते हैं आकाश NG मिसाइल की. DRDO ने सक्सेसफुली दे हैव फ्लाइट टेस्टेड दिस न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल. DRDO ने कंडक्ट करा ये सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ दिस न्यू जनरेशन आकाश. एक सरफेस टू एयर मिसाइल है. कहाँ से हुआ ये? चंदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा. अगर मैं इस मिसाइल की बात करूं तो पहला तो आकाश में जाएगी सरफेस से, तो सरफेस टू एयर मिसाइल हो गई, राइट. एंड इट कैन स्ट्राइक द टारगेट एट 60 किलोमीटर, फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 2.5 मैच. डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी Hyderabad in collaboration with DRDO laboratories. Produced by भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड. तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा. आगे चलते हैं. बैंकिंग सेक्टर से आर्टिकल है. ये कह रहा है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अकॉर्डिंग टू NSO विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इंडिया की इकोनॉमी करंट फाइनेंशियल ईयर में इट विल ग्रो एट 7.3%, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ना इंपॉर्टेंट है. जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो एस्टिमेट किया गया है डबल डिजिट ग्रोथ होगी 10.7% की. 10.7% भी याद में रखना. कौन सा सेक्टर है? कंस्ट्रक्शन सेक्टर है. रूरल मिनिस्ट्री ने पार्टनर किया है किसके साथ? SBI के साथ. किस लिए? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लोन्स के लिए. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ना लोन्स लेने में जब आपको दिक्कत आती है, राइट, जो कि हमारे रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने में एक बहुत ही बड़ा योगदान है इनका, तो उनको लोन्स के लिए कोई दिक्कत नहीं हो, उसी के सोच में चलते ये पार्टनरशिप जो है वो हुई है. SBI ने इंट्रोड्यूस किया है एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट स्वयं सिद्ध. तो पहले तो ये ध्यान में रखना किसने लाया है, ये SBI ने लेकर आया है, जिसके अंदर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको यहाँ पर लोन देने की बात करी जा रही है अप टू ₹5 लाख. और बहुत ही मतलब जो उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत ईजी वे से यहाँ पर उनको लोन मिल सकता है. कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा. जैसे पहले दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वर्क रहता था और टर्न अराउंड टाइम है वो भी बहुत कम हो, पहले बहुत ज़्यादा होता था. तो जो भी चैलेंजेस पहले वो फेस करती थी तो वो ख़त्म हो, ये इनिशिएटिव के चलते ये लाया गया है. फिर उसके बाद कुछ शॉर्ट न्यूज़ है, ये देख लीजिए. राजनाथ सिंह जी ने अप्रूव किया है एक प्रपोजल टू रेज कितने नेशनल कैडेट कॉर्प्स और 4 यूनिट्स और रेज करने की बात करी जा रही है इन यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. गुजरात ने टारगेट सेट किया है टू बिकम $500 बिलियन की इकोनॉमी बाय 2026-27. IIT मद्रास अपना न्यू कैंपस ओपन करेगी इन कैंडी, श्रीलंका. मुकेश अंबानी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज अनाउंस टू सेट अप इट्स फर्स्ट कार्बन फाइबर फैसिलिटी. कहाँ पर? हजीरा, गुजरात के अंदर. किसने अनाउंस किया है? मुकेश अंबानी ने. कहाँ पर सेटअप होगा? गुजरात में. अब चलते हैं MCQs पे. MCQ प्रैक्टिस ले लेते हैं. विच कैंटोनमेंट बोर्ड वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज क्लीनेस्ट इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023? मोह कैंटोनमेंट बोर्ड. ऑप्शन बी. किसे अपॉइंट किया गया है एज द मेंबर ऑफ UPSC? शीलवर्धन सिंह. ऑप्शन ए. मूविंग अहेड. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 2024 के 80th अभी हमने देखा था. कौन सी कंट्री है जिसने ऑर्गेनाइज किया स्टील फैब 2024 एग्जीबिशन? अपना UAE. ऑप्शन ए. एब्सोल्युटली राइट. मूविंग अहेड. विच इंस्टीट्यूट इज होस्टिंग द लॉन्च ऑफ समावेश प्रोजेक्ट बाय आईस्टेम? IISc बेंगलुरु. ऑप्शन डी. देन which town secured the top rank for being the cleanest Ganga town? And the answer is Varanasi. Option B. युवा निधि स्कीम कौन सी स्टेट की स्कीम है ये? अभी हमने पढ़ा था कर्नाटका की सरकार ये स्कीम लेकर आई है. उस्ताद राशिद खान who passed away recently एक क्लासिकल वोकलिस्ट थे. कौन से घराना से जुड़े हुए? रामपुर सासवान घराना. ऑप्शन बी.
फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हु विल बी इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू WTO? सेंथिल पांडियन, सी, ऑप्शन ए। देन यू हैव, कौन सी स्टेट में इंडिया की पहली हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम इनॉग्रेट करी जाएगी? अपना आंसर क्या है? मध्य प्रदेश, उज्जैन, है ना। चलिए, ऐलान मोदी इवेंट, कौन सी कंट्री विल होस्ट दिस इवेंट? UAE, ऑप्शन सी। इन विच स्टेट इज अटल सेतु, इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज स्टील, कहां पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र के अंदर, ऑप्शन डी। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं, अभी हमने इसकी बात करी थी ना, उपग्रह, विच organization has developed this new 7.62 mm caliber assault rifle, name उपग्रह? आंसर इज DRDO, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Who received #1 Global Destination Award in TripAdvisor Traveler's Choice Best of the Best Destination Award 2024? And the answer is दुबई। अभी हमने डिस्कस किया था, लगातार 3 साल से हो रहा है ऐसा। Which company assembled दृष्टि 10 Starliner medium altitude long endurance UAV? किसने असेंबल किया? अडानी डिफेंस, ठीक है। Gabriel Attal has been appointed as new Prime Minister of which country? Then the answer is option B, France. Which institution developed the heat-tolerant vaccine effective against current strains of SARS-CoV-2? Heat-tolerant vaccine? IISc. Then you have, in which city of Sri Lanka is the new IT Madras campus set to be established? पहला ही ऑप्शन है कैंडी, ऑप्शन ए। Then you have exercise Sea Dragon 24. Which country will host this exercise? You have this answer, USC, option B. Moving ahead, which mammal species has made a comeback in Lakhova and Burchapuri Wildlife Sanctuary after 40 years? Rhinos, option C. Then, who has been recently appointed as the Secretary General of BIMSTEC? इंदिरामणि पांडे जी। फिर उसके बाद कौन सी 2 कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज ने कोलैबोरेट किया है फॉर एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन? और वो 2 कंट्रीज हैं जापान एंड USA। फ्रॉम विच रिवर बेसिन डज ONGC कमेंस ऑयल प्रोडक्शन इन इट्स फ्लैगशिप डीप वाटर प्रोजेक्ट? कृष्णा गोदावरी, पहला ही आंसर है, ऑप्शन है। विच सिटी होस्टेड फर्स्ट इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग? कोलकाता, ऑप्शन ए। 4 Stars of Destiny एक ऑटोबायोग्राफी है ऑफ जनरल मनोज मुकुंद नारवने। गंगा सागर मेला इज ऑर्गेनाइज इन विच इंडियन स्टेट? अभी हमने पढ़ा था इस मेला के बारे में, वेस्ट बंगाल के अंदर। जिन्हें नहीं याद है आप इसे रिवीजन कर लेना, PDF आपको मिल जाएगी। ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वेरो हिट विच कंट्री? मेडागास्कर, मैप में भी दिखाया था, है ना। तो आंसर इज ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। विच फुटबॉलर होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट टू विन द FIFA वर्ल्ड कप ट्रॉफी बोथ एज अ प्लेयर एंड एज अ कोच? आंसर इज ऑप्शन ए, मैरियो ज़गाट। द बुक विद व्हाई भारत मैटर्स इज रिटन बाय आंसर इज S जयशंकर की ये बुक है, तो ऑप्शन ए। विच स्टेट emerged as the overall champion in the beach games 2024? चलो ये तो हमने अभी पढ़ा है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। सभी पढ़ा है अभी हमने। प्रभा अत्रे जो एक रिनॉन्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, ये एसोसिएटेड है विद विच घराना? पहला ही ऑप्शन है किरण घराना। ये है आपके लिए सवाल, आप मुझे आंसर दोगे कमेंट सेक्शन के अंदर। विच प्लेयर्स वर ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? 4 ऑप्शंस हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये सेशन था, उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।